तुम रामदेव को सिर्फ एक योग गुरु समझते हो। कपालभाति, अनुलोम विलोम और भगवा चोला। अगर यही सोचते हो तो तुमने अभी उनका असली खेल देखा ही नहीं। तो सबको संकल्प लेना है कि हमें चीन की बनी हुई किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं करना है, स्वदेश का उपयोग करो। क्योंकि ये आदमी सिर्फ सांसों की गिनती नहीं सिखा रहा था, ये देश की सोच रिप्रोग्राम कर रहा था। जहां बाकी लोग एफएमसीजी कंपनी लॉन्च करने से पहले एमबीए करते हैं, ब्रांड कंसल्टेंट्स को हायर करते हैं, रामदेव ने बस टीवी पर बैठकर योग सिखाया और फिर चुपचाप भारत की सबसे इमोशनल एफएमसीजी क्रांति शुरू कर दी। ये सब विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान में घुस 2006 में जब पतंजलि लॉन्च हुआ तो लोगों को लगा कि ये एक आयुर्वेद को बढ़ावा देने वाला आंदोलन है, लेकिन असल में ये था एक प्लांट प्रोडक्ट रेवोल्यूशन जो पूरी तरह लोगों की इमोशंस, इनसिक्योरिटीज एंड नेशनलिज्म पर टिका था। रामदेव ने कोई टूथपेस्ट नहीं बेची, उन्होंने एक गिल्ट बेच दी। तुम विदेशी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हो। उन्होंने कोई क्रीम नहीं बेची, उन्होंने एक आइडेंटिटी दी, मेड इन इंडिया फॉर इंडियंस बाय अ सेंट। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने टीवी से लेकर ट्रस्ट तक, योग से लेकर यथार्थ तक एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जो हिंदुस्तान के सिर्फ बाथरूम में नहीं दिमाग में बैठा हुआ है। और इस वीडियो में हम उस रामदेव को नहीं दिखाएंगे जो रोज टीवी पर दिखता है, हम बात करेंगे उस बिजनेस ब्रेन की जो भगवा कपड़ों के पीछे छिपा बैठा है, उस मार्केटिंग माइंडसेट की जिसने स्वदेशी को सुपरमार्केट स्ट्रेटेजी बना दिया। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये एक संत की कहानी नहीं है, ये एक बिजनेस क्रांति का ऑपरेशन है। हरिद्वार की शांत घाटियों से निकलकर एक आदमी ने देश की सबसे तेजी से फैलने वाली ब्रांड स्टोरी शुरू की, और वो भी योग करते हुए। लेकिन रामदेव का सफर आध्यात्मिक नहीं था, वो एक स्टेज था, एक लॉन्च पैड था। रामकृष्ण यादव, जी हाँ, यही था रामदेव का असली नाम। हरियाणा के एक गरीब किसान परिवार में जन्मे, पढ़ाई अधूरी छूटी और बहुत छोटी उम्र में ही अध्यात्म की तरफ झुकाव बढ़ने लगा। वो योग में इतने खो गए कि साधु बनने का फैसला कर लिया। पर यहाँ से कहानी धीरे धीरे सामाजिक से कॉर्पोरेट में शिफ्ट होने लगी। उनका पहला मिशन था योग को घर घर पहुंचाना, लेकिन असली गेम शुरू होता है जब टीवी स्क्रीन पर उनकी एंट्री होती है। 2003 में रामदेव पहली बार आस्था चैनल पर आई, सुबह 5 बजे के टाइम स्लॉट में, जहां आमतौर पर कोई बड़े नंबर की उम्मीद नहीं करते, पर उस टाइम स्लॉट में भी वो चीज जो हिट हो गई, रामदेव की एनर्जी, स्टाइल और भाषा। सांस लो, पेट अंदर करो, पेट बाहर करो, ये लाइनें करोड़ों घरों में रोज गूंजने लगी। उनके योग से ज्यादा लोग उनकी मौजूदगी के कायल हो गए। योग और योगमय जीवन पद्धति। वो रिलेटेबल थे, अंग्रेजी नहीं बोलते थे, सूट नहीं पहनते, बस एक साधारण भगवा वस्त्र और आत्मविश्वास। और यहीं पर शुरू होती है उनकी मास कनेक्ट स्ट्रेटेजी। मैं तुम में से एक हूँ, तुम जैसा हूँ, लेकिन मैंने कुछ साध लिया है और तुम भी कर सकते हो। वो योग सिखा रहे थे पर असल में ब्रांड बिल्ड कर रहे थे। और पतंजलि का ही लेना, क्योंकि वो आधे दाम पर मिलता है, बाकी लोग लूटते बहुत है। रोग तो मिटाना ही है, लूट को भी मिटाना है, हमको लूट मचा रखे। हर दिन टीवी पर आना, कंसिस्टेंट विजिबिलिटी, लोगों की बीमारियां ठीक होना, पर्सनल इमोशनल इम्पैक्ट, और फिर टीवी से उतरते ही पब्लिक के बीच प्रोग्राम्स, योग शिविर, जहां रामदेव सिर्फ योग गुरु नहीं, देवता जैसे माने जाते थे। और एक बार जब फेथ एस्टेब्लिश हो गया, अब अगला स्टेप था इस ट्रस्ट को प्रोडक्ट में बदलना। योग रामदेव का प्लेटफॉर्म था, लेकिन उनका असली लक्ष्य था एक विचारधारा के साथ एक मार्केट खड़ा करना, और वो उन्होंने टीवी से शुरू कर दिया। जब लोगों ने रामदेव को योग गुरु समझा, तब उन्होंने सोचा यही तो मौका है, विश्वास तो बना चुका हूँ, अब उस विश्वास को बोतल में पैक करके बेचता हूँ। और इसी सोच से जन्म हुआ पतंजलि आयुर्वेद का। हर ब्रांड के पीछे एक प्रॉब्लम होती है, कोई मार्केट गैप, कोई नया इनोवेशन, लेकिन पतंजलि के पीछे था एक विचार, स्वदेशी, आत्मनिर्भर और विदेशी कंपनियों के खिलाफ एक जन आंदोलन। रामदेव ने कभी नहीं कहा कि हम बेस्ट टूथपेस्ट बना रहे हैं, उन्होंने कहा विदेशी कंपनियां तुम्हारे दांत तो साफ कर रही हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा गंदी कर रही हैं। और यहीं पर शुरू होता है ब्रांडिंग का सबसे गहरा खेल, इमोशनल गिल्ट मार्केटिंग। पतंजलि की स्ट्रेटेजी सिंपल नहीं थी, डेंजरस थी। लो कॉस्ट प्राइसिंग ताकि हर तबके तक पहुंचे, देसी पैकेजिंग जिसे लोग सोचे ये अपनापन है, ट्रस्ट बेस्ड मार्केटिंग, कोई एड्स नहीं, सिर्फ रामदेव की आवाज। जब कोलगेट ने डेंटिस्ट को दिखाया, पतंजलि ने बाबा दिखाया, और लोगों ने सोचा डॉक्टर झूठ बोल सकता है लेकिन बाबा नहीं। हर प्रोडक्ट में एक हिडन मैसेज था, दंतकांत, विदेशी
टूथपेस्ट से मुक्ति, घृत कुमारी जेल, केमिकल से नहीं जड़ी बूटियों से खूबसूरती, आटा नूडल्स, नेस्ले का हेल्दी ऑल्टरनेटिव, गौमूत्र इलाज नहीं आस्था का प्रतीक। पतंजलि के पीछे रामदेव सिर्फ प्रमोटर नहीं थे, वो खुद प्रोडक्ट बन गए थे। टीवी पर योग ट्रस्ट बना, ट्रस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट पैसा बना और पैसा और ब्रांडिंग में लगा। इस सर्कल को कहते हैं कंटेंट टू कॉमर्स लूप, जिसे रामदेव ने दशक पहले ही मास्टर कर लिया था। 2011 तक पतंजलि के पास 400 प्लस प्रोडक्ट, हर दुकान पर स्टॉक, हर टीवी इंटरव्यू में इनडायरेक्ट मार्केटिंग, हर स्टेज पर एक ही बात, स्वदेशी अपनाओ विदेशी हटाओ। 2015 तक पतंजलि का टर्नओवर 5000 करोड़ पार कर चुका था। और सबसे पागल कर देने वाली बात, इस पूरी ग्रोथ में कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं था, बस रामदेव। पतंजलि ने हिंदुस्तान को ये नहीं कहा कि हमें खरीदो, उन्होंने कहा अगर तुम देशभक्त हो तो हमारे अलावा कुछ खरीद ही नहीं सकते। कस्टमर का दिमाग गन्ने के खेत के जैसा होता है, जिसमें हजारों गन्ने होते हैं और एक एक गन्ना एक एक प्रोडक्ट होता है। दिमाग पूरा प्रोडक्ट से भरा हुआ है, लेकिन ब्रांड क्या है? ब्रांड एक सांड आया है, सांड है। और ये सांड गन्ने के खेत में घुसता है और बाकी गन्नों को चीरता हुआ निकल जाता है और अपनी जगह खुद बना। बाजार में जीतने के लिए प्रोडक्ट बेचना जरूरी नहीं, जरूरी है तुम दिमाग में जगह बनाओ। और रामदेव ने ये काम फिजिकल स्टोर्स में नहीं, मानसिक दुकानों में किया। गेम नंबर 1, इमोशन ओवर इंफॉर्मेशन। पतंजलि ने कभी वैज्ञानिक डाटा नहीं दिखाया, ना ही उन्होंने केमिकल फॉर्मूला बताया, क्योंकि उन्होंने समझा हिंदुस्तानी ग्राहक तर्क से नहीं भाव से खरीदता है। ये आयुर्वेद है, हजारों साल पुराना। ये बाबा ने बनाया है, मल्टीनेशनल कंपनीज ने नहीं। ये देसी है, और जो देसी नहीं वो देशद्रोही है। पतंजलि बेचना नहीं सिखा रही थी, वो गिल्ट बेच रही थी। और गिल्ट मार्केटिंग का सबसे सस्ता लेकिन ताकतवर हथियार। गेम नंबर 2, अस वर्सेस देम, द नेशनलिस्ट ट्रिगर। जब रामदेव ने बोला विदेशी कंपनियां सिर्फ मुनाफा कमाना चाहती हैं, पतंजलि तुम्हारा ध्यान रखती हैं, तो उस एक लाइन से पूरा ब्रांड खड़ा कर दिया। हिंदुस्तान लीवर ने कोई विश्वविद्यालय दिया, बल्कि हिंदुस्तान का लीवर और बैठा दिया। तो ये एमएनसीज, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, यदि विदेशी कंपनियां यहां से समृद्धि पाती हैं, वो देश को आबाद करने के लिए नहीं, वो देश का पैसा अपने देश में ले जाने के लिए यहाँ पर आती हैं। ये हमारी जमीन का हुआ है, ये हमारी गाय का दूध है, ये हमारे धर्म, संस्कृति, परंपरा का हिस्सा है। जो पतंजलि को खरीदे वो राष्ट्रवादी, जो ना खरीदे वो ब्रेन वॉश्ड इंडियन। गेम नंबर 3, फियर प्लस बिलोंगिंग इक्वल्स टू लॉयल्टी। कोलगेट, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सबने हेल्थ बेचने की कोशिश की। रामदेव ने क्या किया? केमिकल प्रोडक्ट्स आपको मार रहे हैं, डर बेच दिया। आयुर्वेद आपका धर्म है, अपनापन बेच दिया। आपके बच्चों की सुरक्षा पतंजलि से है, परिवार की सुरक्षा बेच दी। अब कस्टमर कुछ नहीं सोच रहा था, वो सिर्फ सरवाइव कर रहा था, इमोशनली, मेंटली, कल्चरली। गेम नंबर 3, पतंजलि से है, परिवार की सुरक्षा बेच दी। अब कस्टमर कुछ नहीं सोच रहा था, वो सिर्फ सरवाइव कर रहा था, इमोशनली, मेंटली, कल्चरली। गेम नंबर 3, रिवायरिंग ब्रांड लॉयल्टी। पहले लोग प्रोडक्ट को एड से जानते थे, रामदेव ने लॉयल्टी के संस्कार बना दिए। एड्स इक्वल्स टू पाप, बाबा की सलाह आशीर्वाद। जब माँ बच्चे से कहती है बेटा पतंजलि वाला टूथपेस्ट ही लाना, तो वो ब्रांड लॉयल्टी नहीं, ब्रांड भक्ति बन चुकी थी। गेम नंबर 5, सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स। जहाँ दुनिया इंग्रेडिएंट्स पढ़ती है, रामदेव बस एक लाइन में बोलते थे, इसमें कुछ भी नकली नहीं है, आयुर्वेद है, भरोसा रखो। और जनता ने रखा, क्योंकि उन्होंने डाटा नहीं मांगा, उन्होंने डायरेक्शन मांगा। पतंजलि का कस्टमर एक प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा था, वो खुद को खरीद रहा था, एक आइडेंटिटी, एक प्राउड भारतीय होने का एहसास। और इसी माइंड गेम की वजह से पतंजलि सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक इमोशनल रेवोल्यूशन बन गया। लेकिन पतंजलि की उड़ान सिर्फ विज्ञापनों और आयुर्वेद की वजह से नहीं थी, इसमें मिला था सबसे ताकतवर ईंधन, राजनीतिक ऑक्सीजन। और रामदेव जानते थे इसे हासिल कैसे किया जाता है।
जब लोग रामदेव को बाबा समझ रहे थे तब वो अपने पीछे एक बिजनेस साम्राज्य खड़ा कर रहे थे। साफ दिखने वाले संत की छवि के पीछे एक बेहद सिस्टमेटिक कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी काम कर रही थी, जिससे देखकर MBA ग्रेजुएट्स भी चौंक गए। 2010 तक पतंजलि सिर्फ दंतकांति और च्यवनप्राश तक सीमित नहीं थी। 2015 में यह बन चुकी थी वर्टिकली इंटीग्रेटेड मास्टर स्टार्टअप। अपनी फार्म्स, अपनी फैक्ट्रियां, अपने लॉजिस्टिक्स और यहाँ तक कि अपनी रिटेल स्टोर्स, पतंजलि मेगा स्टोर्स, FMCG, फूड, पर्सनल केयर, हेल्थ, आयुर्वेदा, एजुकेशन, इवन डिफेंस सप्लीमेंट। कोई ऐसा सेक्टर नहीं रहा जहाँ बाबा का हाथ न पड़ा हो। रामदेव ने बिजनेस को प्रोडक्ट से नहीं, पावर से डिफाइन किया। हर ब्रांड के पीछे एक इनविजिबल CEO होता है। पतंजलि के पीछे था आचार्य बालकृष्णन। 94% पतंजलि का मालिकाना हक उन्हीं के पास था। बाबा रामदेव कभी ऑफिशियल स्टेक होल्डर नहीं बने, वो सिर्फ फेस रहे, ब्रांड एम्बेसडर, नॉट ब्रांड ओनर, एटलीस्ट ऑन पेपर। इस स्टार्टअप ने रामदेव को क्लीन रखा और बालकृष्ण को बिलियनियर बना दिया, 20,000 करोड़ की नेटवर्थ से भी ज्यादा। रामदेव की ग्रोथ अकेले योग से नहीं हुई। वो जानते थे भारत में सिस्टम से टकराकर बिजनेस नहीं चलता, सिस्टम के साथ चलना पड़ता है। जब वो साइकिल पर घूमते थे तब से जानता हूं, और एक छोटी सी पुड़िया में से काजू का टुकड़ा देते थे, वो भी याद है। RSS और BJP से गहरी टाइज, हर सरकार में उनके सपोर्ट बेस, स्वदेशी कैंपेन्स इक्वल्स टू पॉलिटिकल अलाइनमेंट। 2014 के चुनाव में रामदेव खुलकर BJP के साथ खड़े हुए। मोदी को जिताओ, देश को बचाओ का नारा देखकर उन्होंने ब्रांड पतंजलि को नेशनलिस्ट बैज दिलवा दिया। रामदेव ने किसी पॉलिटिशियन को एंडोर्स नहीं किया, उन्होंने पूरे विचारधारा को एंडोर्स कर दिया। पतंजलि एक प्रोडक्ट कंपनी नहीं, एक इंस्टीट्यूशन बन गई। पतंजलि यूनिवर्सिटी, योग, आयुर्वेद, वैदिक रिसर्च, पतंजलि योगपीठ, एशिया का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक केंद्र, फूड पार्क, उत्तराखंड, नागपुर, नोएडा में मल्टी एकड़ जमीन, फ्यूचर प्लान्स, पतंजलि IPO, आयुर्वेदा हॉस्पिटल्स। ये सिर्फ सस्ता टूथपेस्ट बेचने की दुकान नहीं, ये था एक लंबा प्लान का, भारत की इकोनॉमी और कल्चरल नर्व को पकड़ने का। 2017 में बाबा ने लॉन्च किया पतंजलि पराक्रम सुरक्षा प्राइवेट लिमिटेड, अब प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी। हाँ, अब बाबा के पास ट्रेन्ड गार्ड थे, ऑफिशियली लाइसेंस और पूरे देश में फैलाए गए। जब एक संघ अपने प्रोडक्ट्स के साथ सिक्योरिटी एजेंसी भी शुरू कर दे तो समझ जाओ वो केवल कॉमर्स नहीं, कंट्रोल का खेल खेल रहा है। रिजल्ट टोटल डोमिनेशन। 2017 और 18 तक 10,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर। MNCs पैनिक में ऐड बदल रहे थे और रामदेव चैनलों पर बैठकर बोल रहे थे, ये मल्टीनेशनल कंपनियां मेरे सामने कुछ नहीं है, हम उन्हें मिटा देंगे। रामदेव ने यह साबित कर दिया कि एक भगवा वस्त्र पहनने वाला आदमी भी पूरे FMCG मार्केट को हिला सकता है अगर उसके पास विश्वास, विचारधारा और विजन है। कोई भी क्रांति तभी पूरी होती है जब वो सत्ता को नहीं, सिस्टम को चुनौती देती है, और बाबा रामदेव ने चुनौती दी उन कंपनियों को जो दशकों से भारतीय बाजार की गद्दी पर बैठी। कोलगेट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, नेस्ले, सब इंडिया के मार्केट के राजाओं की तरह बैठे थे, और पतंजलि एक साधु का सपना जिसे शुरुआत में सबने लाइटली लिया। जब पतंजलि ने टूथपेस्ट, शैम्पू और नूडल्स लॉन्च किए, इंटरनेशनल ब्रांड्स ने सोचा ये तो लोकल स्टार्टअप है, कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। पर जो उन्होंने नहीं देखा वो ये था रामदेव का मास फॉलोइंग और उनकी कट लाइफ ट्रस्ट वैल्यू, और नतीजे कोलगेट का मार्केट शेयर 2014 से गिरने लगा। डाबर को अपने च्यवनप्राश में भी स्वदेशी लिखना पड़ा। हिंदुस्तान यूनिलीवर को अपने आयुर्वेदिक लाइन लिवर आयुष लॉन्च करनी पड़ी। बाबा ने प्रोडक्ट्स नहीं लॉन्च किए, उन्होंने डर लॉन्च किया। सडनली एड्स बदल गए, कैंपेन्स में योग, वेद, संस्कृत जैसे शब्द आने लगे। पतंजलि को कॉपी करने के लिए कंपनियां देसी पैकेजिंग अपनाने लगी। कोलगेट के पुराने एड्स में सिर्फ डेंटिस्ट होते थे, अब उसमें हर्बल साइंस भी आने लगी। नेस्ले जो मैगी को फ्लेवर और फन से बेचती थी, अब होल ग्रेन और हेल्थ की बातें करने लगी। बाबा ने सबका गेम डिफेंस मोड में डाल दिया। इन ब्रांड्स के पास था बजट, R&D, सेलिब्रिटीज, लेकिन पतंजलि के पास था एक बाबा, एक विचार और इमोशनली चार्ज ऑडियंस। जब लोगों को लगता है कि मल्टीनेशनल ब्रांड उनके कल्चर पर हमला कर रहे हैं, तब वो किसी भी चीज से पहले अपने धर्म और देश को चुनते हैं। 2016-17 में पतंजलि ने 10,000 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू खोल लिया। हर्बल सेगमेंट में हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़ दिया। रूरल मार्केट में सबसे तेज ग्रोथ पाई। FMCG कंपनियों की बोर्ड रूम में पतंजलि थ्रेट एनालिसिस नाम से रिपोर्ट बनने लगी। जब एक संत पूरा मार्केट रीब्रांड कर दे तो समझो युद्ध सिर्फ दुकान में नहीं, दिमाग में चल रहा है।
हर ब्रांड एक छवि से बनता है और हर छवि एक दिन सवालों के सामने खड़ी होती है। पतंजलि भी इससे बच नहीं पाई। जब हर घर में बाबा का टूथपेस्ट और आटा नूडल था, तभी शुरू हुए सवाल और दरारें दिखने लगी। 2012 में पतंजलि की कुछ दवाई फेल होती हैं सरकारी लैब टेस्ट में। मैगी की तरह पतंजलि नूडल्स पर भी बवाल, लाइसेंस ही नहीं था आरोप। कुछ प्रोडक्ट में हार्मफुल कंटेंट पाई गई, जिसने आयुर्वेदा टू सेफ वाली छवि पर वार किया। जो ब्रांड खुद को सबसे शुद्ध बता रहा था, उसी पर इम्प्योरिटी के आरोप लग रहे। 2017 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पतंजलि पर रेड डाली। घोषणा की गई कि कुछ प्रोडक्ट को गलत तरीके से क्लासिफाई करके जीएसटी बचाई जा रही थी। मीडिया में आरोपों की झड़ी। ओपोजिशन ने कहा बाबा बिजनेसमैन है, संत नहीं। जब योगी पर टैक्स चोरी का आरोप लगे तो जनता का भरोसा हिलता नहीं, सोच जरूर हिल जाती है। बाबा हर मंच से चिल्लाते थे विदेशी सामान मत खरीदो, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स ने दिखाया कि पतंजलि की मशीन जर्मनी से, पैकेजिंग यूनिट इटली से, रॉ मटेरियल कई बार बाहर से इंपोर्ट किए गए। पब्लिक पूछने लगी देसी ब्रांड है या इंपोर्टेड सपनों का बिजनेस। जब देश में फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा था, बाबा ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। कई लोग ने बॉयकॉट की मांग की। साइलेंस को कॉर्पोरेट डिप्लोमेसी कहा गया। रामदेव टीवी पर योग सिखाने वाला संत नहीं, वो पावर इक्वेशन समझने वाला बिजनेसमैन बन चुका था। और यही मोड़ होता है जब ब्रांड पतंजलि पर पहली बार ट्रस्ट का क्राइसिस आया। भगवा कपड़े में लिपटा एक आदमी जो हर सुबह टीवी पर शांत रहो कहता था, असल में खुद बहुत चालाक। रामदेव सिर्फ एक योगी नहीं है, वो एक मास्टरमाइंड है जो जानता है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब बाजार को भावनाओं से हिलाना है। टीवी पर बोलता है त्याग करो, लोभ मत करो, पर पीछे से चल रहा होता है प्रोडक्ट पाइपलाइन प्लान, मार्केट शेयर टारगेट, पॉलिटिकल नेटवर्किंग और लाखों की प्रॉपर्टी डील। रामदेव ने स्पिरिचुअलिटी को कमर्शियलाइज नहीं किया, उसे प्रोफेशनलाइज कर दिया। दाढ़ी बढ़ा ली, सन्यासी का लुक, संसद में दिखे समाज सेवी का रूप, प्रोडक्ट लॉन्च किए। विजनरी मैन, हर कदम कैलकुलेटेड था, हर बयान, हर फुट एक प्लान्ड मूव। रामदेव कभी एक्सीडेंटल ब्रांड नहीं था, वो खुद अपनी सबसे बड़ी क्रिएशन है। में बिल पर राय रखा है, कॉर्पोरेट बोर्ड पर इनडायरेक्ट होल्ड है। लाखों फॉलोअर्स सिर्फ कंज्यूमर्स नहीं, वो कैंपेनर्स हैं, डिफेंडर्स हैं। रामदेव ने ब्रांड नहीं बनाया, एक बिलीव सिस्टम खड़ा किया। और अब सवाल ये नहीं कि रामदेव क्या बेचता है, सवाल ये है क्या उन्होंने खुद को बेच दिया एक आइडिया बनाकर। एक योगी जिसने सपनों को प्रोडक्ट बना दिया और विश्वास को मार्केटिंग स्ट्रेटजी। रामदेव ने सिर्फ पतंजलि नहीं बनाया, उन्होंने एक ब्लूप्रिंट छोड़ा है उन सब के लिए जो बड़े बनना चाहते हैं अपने तरीके से। स्पिरिचुअल ब्रांडिंग को एक बिजनेस मॉडल में बदलना, एफएमसीजी के सबसे बड़े प्लेयर्स को हिलाकर रख देना और एक ऐसा मूवमेंट बनाना जहां ग्राहक खुद प्रमोटर बन जाए। रामदेव ने इंडिया को सिखाया कि सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं, सोचने वाला आदमी भी अरबपति बन सकता है। भगवा पहन, लेसन क्या सीख सकते। इमोशंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रोडक्ट। लोग फैक्ट्स नहीं फीलिंग पर खरीदते। नैरेटिव इज एवरीथिंग। तुम क्या हो उससे ज्यादा जरूरी है तुम क्या लगते हो। पावर इज साइलेंट। जितना कम बोलोगे उतनी बड़ी बातें होंगी तुम्हारे लिए। सिस्टम को बदलो नहीं, सिस्टम में घुसो और उसका इस्तेमाल करो। रामदेव की कहानी सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है कि अगर तुम अपने ब्रांड को मूवमेंट बना सको तो तुम एक दुकान नहीं एक धर्म खड़ा कर सकते। फिर में ये मत पूछो कि बाबा रामदेव ने क्या बेचा, पूछो कि उन्होंने किसे बेचा और जवाब होगा पूरे हिंदुस्तान। अगर ऐसी ब्रांडिंग स्ट्रेटेजीज, पावर गेम्स और माइंड कंट्रोल केस स्टडीज जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला वीडियो तुम्हारे दिमाग की सेटिंग बदल सकता है। धन्यवाद।